वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आपको याद होगा पिछला लेक्चर जो था हमारा, उसमें हमने एक बिल्कुल ही नया टॉपिक जो आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा था, जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं था शायद, वो टॉपिक हमने लिया था। टॉपिक का नाम था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आपको याद होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को हमने समझा था। बहुत सारी एग्जाम्पल्स देकर मैंने आपको बात समझाई थी और कुछ बहुत ही पॉपुलर फोटोग्राफ्स भी दिखाई थी, और कंसेप्ट को मैंने पूरी कोशिश की थी कि आप ध्यान से समझ पाएँ, और आप में से कुछ बच्चों के क्वेश्चंस भी इन टॉपिक से रिलेटेड जो थे वो मुझ तक पहुँचे। मैं जल्दी ही उन क्वेश्चंस के लिए एक अलग लेक्चर जो है वो आपके लिए डिलीवर करूँगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में भी आपने पिछली बार पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था वाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल, और आपको मैंने ये ज़्यादा एलैबोरेट करके नहीं बताया था। मैंने आपको बताया कि ये इसी के ऊपर बेस्ड है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो आप जितना मैंने समझाया, और उसके बाद मैंने आपसे एक्सपेक्ट किया था कि आप खुद इसको अच्छे से इस पर रिसर्च करेंगे। एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट के बारे में मैंने आपको बताया, और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, इट इज़ अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में किस तरह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना जो है वो होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मुझे याद है अभी थोड़े दिन पहले मैं 9th क्लास को एक टॉपिक करवा रहा था, और उस टॉपिक में एक वर्ड आया था टिंडल इफेक्ट। ओके, और उस टिंडल इफेक्ट को समझाने के लिए मैंने बहुत सारी पिक्चर्स और बहुत सारे उनकी हेल्प से उनको ये समझाने की कोशिश की कि टिंडल इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है। तो आपको भी मैं कुछ इसी तरह से ये बातें जो है वो समझाऊंगा। आप देखिए, सबसे पहले जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक्चुअली कंसेप्ट क्या है? जब भी लाइट रेज या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं मौजूद हैं डिफरेंट साइजेस के, उनको उनसे टकरा कर वो डिफरेंट डायरेक्शंस में बिखर जाती है। ठीक है जी। लाइट रेज बाउंस ऑफ when strike the obstacles in their path. This is known as scattering of light. इसको हम कहते हैं scattering of light। इसको समझिएगा। सपोज करिए हमारे पास एक ये पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में। अब लाइट जो है वो आ रही है, और लाइट जब आ रही है तो लाइट को इसको स्ट्राइक करना है। ओके, और लाइट जब इसको स्ट्राइक करती है तो डिफरेंट डायरेक्शंस में, अलग अलग डायरेक्शंस में ये बिखर जाती है। ओके, लाइट स्ट्राइक करती है, अलग अलग डायरेक्शंस में बिखर जाती है। दिस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ध्यान से देखिए, लाइट रेज बाउंस ऑफ व्हेन स्ट्राइक द ऑब्स्टिकल्स इन देयर पाथ। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सनलाइट के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। मैं आपको बताऊं, सनलाइट जब भी एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है, बहुत सारे छोटे बड़े एटम्स और मॉलिक्यूल्स और पार्टिकुलेट्स जो हैं वो उनको स्ट्राइक करती है, और उनको स्ट्राइक करके वो अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है। तो इसको ही हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, लाइट जो है वो स्ट्राइक करती है किसी पार्टिकल को। ओके, और पार्टिकल को स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, वो किसी और डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाती है। वो कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है जी, वो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, और किसी भी डायरेक्शन की तरफ वो मुड़ जाती है। सो दिस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दिस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है जी, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम बात करते हैं आगे की। लॉर्ड रेले का नाम आपने सुना होगा। ठीक है जी, लॉर्ड रेले, इन्होंने इस स्कैटरिंग के फिनोमेना को स्टडी किया। देखिए, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने स्कैटरिंग के फिनोमेना को स्टडी किया। उनमें से एक नाम जो है आपने बड़ी बार सुना होगा, उनका नाम था टिंडल। आपने टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। मैंने आपको बताया था कि 9th में जब भी आप इसको एक छोटी सी एग्जाम्पल के तरह समझ सकते हैं।
आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं और अंधेरे कमरे में एक सपोज करिए आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं और वहाँ पर एक ही जो है वो विंडो है, देयर इज़ अ विंडो। इस विंडो में एक सुराख है और इस सुराख से लाइट जो है वो अंदर एंटर कर रही है। तो आप उस लाइट के पाथ को ग्लो करते हुए देख सकते हैं। ओके, मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर दूं, आप देखेंगे एक विंडो जो है या एक दरवाज़ा जो है वो बंद है और उस बंद दरवाजे में एक छोटा सा सुराख है, ये आप सुराख देख लीजिए। इस सुराख से लाइट जो है अंदर एंटर करती है तो अंधेरे कमरे में, पूरा कमरा जो है अंधेरे में है, लेकिन आपको ये रास्ता जो है लाइट का ये दिखाई देता है। ऐसे ही आप सिनेमा हॉल में जाते हैं सिनेमा देखने के लिए, तो आप देखते हैं, अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप देखेंगे सिनेमा हॉल की एक दीवार से आपको लाइट आती हुई दिखाई देगी जो बेसिकली प्रोजेक्टर से आ रही होती है, और प्रोजेक्टर से आने वाली ये लाइट जैसे ही स्क्रीन को टच करती है तो स्क्रीन जो है वहाँ पर इमेजेस जो हैं वो आपको दिखाई देने लग जाती हैं, और प्रोजेक्टर से आने वाली उस लाइट का रास्ता जो है वो पूरा आपको पाथ जो है वो आपको ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। दिस इज टिंडल इफेक्ट। तो बहुत सारे लोगों ने इसको स्टडी किया, टिंडल ने स्टडी किया, उनमें से एक रेले भी थे जिन्होंने इसको स्टडी किया, और उनका क्या मानना था ये समझने योग्य बात है। और क्या मानना था वो देखिए। उनका मानना था कि जो इंटेंसिटी होगी लाइट की, ओके, इंटेंसिटी जो होगी लाइट की, मतलब किस इंटेंसिटी के साथ लाइट की ब्राइटनेस जो है वो क्या होगी, वो कितना ग्लो करेगी, इंटेंसिटी जो है वो लाइट की वो किस चीज पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो वेवलेंथ है इंसिडेंट लाइट उसके ऊपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड करती है। लेकिन कैसे डिपेंड करती है वो भी आपके लिए देखने वाली बात है। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्थ पावर के। मतलब ये कि अगर आप बोलते हैं कि जो इंटेंसिटी है लाइट की, अगर आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई एस से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई एस, ठीक है जी। इंटेंसिटी जो है वो लाइट की उसको आप आई एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वेवलेंथ तो आपको पता ही है उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो क्या होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा रेज़ टू पावर 4, ठीक है जी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट is inversely proportional to, it is inversely proportional to the, it is inversely proportional to fourth power of the wavelength of incident light, ठीक है। तो देखिए फिर से आप देख लीजिए इसको, मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर, मतलब लैम्डा रेज़ टू पावर 4। वेवलेंथ का जो फोर्थ पावर है, मतलब वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट का जो फोर्थ पावर है उसके ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। तो अभी अभी आपने क्या क्या पढ़ा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपने पढ़ा सबसे पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने उसकी वजह जो है वो थोड़ी सी हमने डिस्कस की कि क्या वजह हो सकती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया किसके बारे में, आई गेव अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट। I gave a few examples of Tyndall effect. Tyndall effect के आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए। एक डार्क रूम का मैंने एग्जाम्पल दिया, एक सिनेमा हॉल का एग्जाम्पल दिया, ओके। और अभी अभी जो मैंने जो कंसेप्ट बताया वो बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू लॉर्ड रेले। लॉर्ड रेले से रिलेटेड है। लॉर्ड रेले जो थे उन्होंने एक कंसेप्ट जो था उसको स्टडी किया, और ये कंसेप्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता था, इसको माना जाता है। इनफैक्ट लॉर्ड रेले स्टडीड इलास्टिक स्कैटरिंग। इस इलास्टिक स्कैटरिंग को स्टडी करने का श्रेय जो था वो लॉर्ड रेले को जाता है, और उन्होंने कहा कि इंटेंसिटी जो है वो स्कैटर्ड लाइट की, जिस तरह से इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, जो लाइट स्कैटर होती है उसकी इंटेंसिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है
द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे का 4th पावर, मतलब लैम्डा रेज टू पावर 4। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज रिलेटिव साइज ऑफ स्कैटरर। ठीक है जी, साइज क्या है स्कैटरर का, और उसको कंपेयर किया जाता है किससे, मैं फिर से बता दूं, उसको कंपेयर किया जाता है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे से। मैं फिर से बता दूं, यहां पर साइज जो है स्कैटरर का, मतलब जो पार्टिकल स्कैटर कर रहा है, जैसे हमने एटम्स की बात की, मॉलिक्यूल्स की बात की, मैंने आपको बताया बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं। तो अगर आप उनके साइज को एक्स से रिप्रेजेंट करते हो और उनकी वेवलेंथ को, लाइट की वेवलेंथ को आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, मैं फिर से बता दूं, आपने एक्स से रिप्रेजेंट किया क्या, साइज ऑफ द स्कैटरर, और लैम्डा तो आपको पता ही है, इट इज व्हाट, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो दो चीज़ें आपने लेनी है, उसमें सबसे पहले जो है वो क्या है, द साइज ऑफ द स्कैटरर, और दूसरा आपने क्या लेना है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो देखिए, मैंने आपको बताया अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज रिलेटिव साइज ऑफ स्कैटरर कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। साइज जो है स्कैटरर का, उसको कंपेयर करना है वेवलेंथ ऑफ लाइट से। अगर साइज जो है बहुत कम है वेवलेंथ ऑफ लाइट से, अगर साइज जो है बहुत कम है वेवलेंथ ऑफ लाइट से, तभी रेलेज स्कैटरिंग इज वैलिड। तभी रेले का जो ये कॉन्सेप्ट था, क्या कॉन्सेप्ट था, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा रेज टू पावर 4। एंड व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे। ठीक है जी, मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर दूं, ये कॉन्सेप्ट 1 अपॉन लैम्डा रेज टू पावर 4 ये तब वैलिड होता है जब x जो है इट इज वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ की वैल्यू से जब साइज ऑफ स्कैटरर की वैल्यू जो है बहुत कम होती है, तभी ये कॉन्सेप्ट जो है वैलिड होता है। लेकिन अगर वो ज्यादा होती है तो ये कॉन्सेप्ट जो है इट इज नॉट वैलिड। क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं होता? क्योंकि इस केस में क्या होता है, ऑल वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड नियरली इक्वली। इस केस में जब x मींस व्हाट इज x, साइज ऑफ द स्कैटरर, व्हाट इज लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ द रे, लाइट रे की वेवलेंथ। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप बोलते हो x इज लेस देन लैम्डा, मतलब साइज ऑफ स्कैटरर जो है वो बहुत कम है लैम्डा से, लैम्डा मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो ये रूल जो है वैलिड होगा, रेलेस कॉन्सेप्ट जो है वैलिड होगा। और अगर कहीं साइज जो है वो ज्यादा हो जाता है किसी तरह से, तो फिर ये रूल वैलिड नहीं होगा। और उसका रीजन क्या होता है, साइज ज्यादा होने के कारण, साइज बड़ा होने के कारण पार्टिकल्स का, जितनी भी लाइट होती है, सभी वेवलेंथ की लाइट जो है वो क्या होती हैं, वो ऑलमोस्ट इक्वली स्कैटर होती है। यानी कि स्कैटर होने वाली लाइट भी आपको व्हाइट लाइट ही दिखाई देती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में क्या होता है, लाइट जो है आपको व्हाइट ही दिखाई देती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। यहां पर आप देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स हैं। यहां पर हर एक में एक चीज़ जो है बड़ी फैसिनेटिंग मुझे लग रही है। नो डाउट यहाँ पर आपको ये कलरफुल बैलून जो है बड़ा फैसिनेटिंग लगेगा, अमेजिंग लग रहा है, फैसिनेटिंग लग रहा है। लेकिन अगर बाकी जगहों पर देखें तो ये नीला आकाश जो है, आसमान जो है, ये हमें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है, चार्मिंग है ना। ओके, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। मैंने आपको क्या क्या बताया, आई टोल्ड यू अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बात की। मैंने आपको टिंडल इफेक्ट के बारे में बताया। ठीक है जी, ये चीज़ें हमने बात की। फिर उसके बाद हमने बात की किसके बारे में, रेलेस कॉन्सेप्ट, है ना। रेले का जो कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने आपको बताया। मैं फिर से आपको बता दूं, मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले स्कैटरिंग क्या होती है वो बताया, फिर मैंने टिंडल इफेक्ट के बारे में बताया, फिर उसके बाद मैंने रेलेस जो कॉन्सेप्ट था लाइट का, मैंने उसके बारे में भी आपको बताया। और रेलेस कॉन्सेप्ट में आपने एक चीज़ पढ़ी, और वो क्या थी, जो इंटेंसिटी होती है स्कैटर्ड लाइट की,
it is inversely proportional to lambda raised to power 4. Intensity of scattered light is inversely proportional to lambda raised to power 4. और lambda क्या है, मैं फिर से आपको बता दूं, lambda जो है वो है wavelength of light. ठीक है जी. IS क्या है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट. लैम्डा क्या है, ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट. ठीक है. तो ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, रिलेस कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ये होता क्या है. फिर मैंने आपको बताया रिलेस कंसेप्ट जो है वो एप्लीकेबल कब है, वैलिड कब है. ठीक है. जब साइज जो है स्कैटरर का, मतलब जो स्कैटर कर रहा है लाइट, वो पार्टिकल, जब साइज जो है स्कैटरर का वो वेवलेंथ से बहुत कम हो, तो ये रूल जो है वो वैलिड है. ठीक है जी. जब साइज जो है स्कैटरर का वो ज्यादा हो वेवलेंथ से, तब ये रूल जो है वो क्या है, वो वैलिड नहीं है. ओके. तब ये रूल जो है इट इज नॉट वैलिड. ओके, इट इज नॉट वैलिड. तो ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. अब मैं आपके साथ बात करूंगा किस बारे में, कि स्काई ब्लू क्यों है, वाई द स्काई इज ब्लू. तो उसको मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आप ध्यान से देखिएगा. मैंने अभी जो आपको बताया उसमें एक चीज तो आपने नोटिस की होगी, और वो क्या है कि एक्सट्रीमली माइन्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे कि हम एयर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं. एयर मॉलिक्यूल जो हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स हैं. जब आप एयर मॉलिक्यूल्स की बात करते हो तो आपको मेरे ख्याल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एयर मॉलिक्यूल्स में हम नाइट्रोजन गैस के बारे में बात करते हैं, हम ऑक्सीजन गैस के बारे में बात करते हैं. ठीक है जी. हम नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं, हम ऑक्सीजन गैस के बारे में बात करते हैं. तो एयर मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन गैस है, इनके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में. और इन द एटमॉस्फेयर these gas particles या gas molecules जो हैं, they are extremely small. They are smaller than the wavelength range of visible light. तो याद रखिए, extremely minute particles की जब आप बात करते हैं तो एयर मॉलिक्यूल्स का जिक्र हमें करना ही है. उसमें नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है. नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है. ठीक है जी. हम जब उनके साइज के बारे में बात करते हैं तो उनका साइज जो है वो बहुत छोटा है. किससे? वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट से. सो द एक्सट्रीमली माइन्यूट पार्टिकल्स सच एज एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, दे स्कैटर मेनली द ब्लू लाइट. ये नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या और दूसरी गैशियस पार्टिकल्स जो हैं, ये मेनली क्या स्कैटर करती हैं? ये मेनली स्कैटर करती हैं ब्लू लाइट. ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं कि ये ऐसा करती हैं? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न जो है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं. ठीक है. अभी हमने रिलेज जो कंसेप्ट है उसको हमने डिस्कस किया था. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. लेकिन जब आप लार्जर पार्टिकल्स की बात करते हैं, लार्जर पार्टिकल्स में डस्ट पार्टिकल्स आ जाएंगे. डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है. तो वाटर पार्टिकल्स, ओके, वाटर पार्टिकल्स हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गया, ये सभी जो हैं ये लार्जर पार्टिकल्स हैं जो एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं. वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ये लार्जर पार्टिकल्स हैं जो एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं. और वो जो लाइट स्कैटर करते हैं, वो उनके द्वारा स्कैटर की गई लाइट जो है वो अक्सर वाइट लाइट ही होती है, क्योंकि इनका साइज जो है बहुत बड़ा है. ठीक है जी. मैं फिर से बता दूं, जब आप बात करते हैं एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस की, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का साइज जो है वो वेवलेंथ से जब आप कंपेयर करते हैं लाइट की, तो वो बहुत छोटा होता है. द एक्सट्रीमली माइन्यूट पार्टिकल्स such as the air molecules present in the atmosphere, they scatter mainly the blue light present in the white sunlight. लेकिन जब आप बात करते हैं किसी वाटर ड्रॉपलेट्स की या डस्ट पार्टिकल्स की, तो इनका साइज जो है एज कंपेयर टू वेवलेंथ काफ़ी बड़ा होता है. इसीलिए ये स्कैटर करते हैं क्या? वाइट लाइट. दे स्कैटर वाइट लाइट. ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं वाई द स्काई इज ब्लू, जिसकी मैंने आपको फोटोग्राफ भी जो है अभी दिखाई थी. आप अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए ये तो खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा खूबसूरत जो है वो ये नीला आकाश लग रहा है. ठीक है जी.
तो ये कितना चार्मिंग है, कितना फैसिनेटिंग है, और ये कलर जो है ये किसके कारण है वही हमने अब डिस्कस करना है। व्हाई द मिड डे स्काई ब्लू। तो उसको समझाने के लिए मेरे पास एक फोटोग्राफ है, आप यहाँ पर देखिए। एक मैंने आप एक पॉपुलर बुक से ली है, आपके पास भी वो बुक ज़रूर मौजूद होगी। तो ये कोई मैंने अपने से डायग्राम नहीं बनाई है, हाँ थोड़ी सी इसमें चेंजेस किए हैं लेबलिंग में। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, द ऑलवेज रिमेंबर ओके व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाई द स्काई इज ब्लू। स्काई जो है वो ब्लू क्यों है, तो सुनिए आप। द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूं, सिर्फ आपके लिए रीड कर रहा हूं, समझ लीजिए, या बता रहा हूं, आप देखिए ध्यान से। द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन द एयर, और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स मैंने अभी अभी आपको बताए थे, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये नाइट्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया। हाँ मुझे पता है कि ऑक्सीजन गैस को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये मैं सिर्फ सिंबल की तरह ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी, नाइट्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, ये एक्सट्रीमली स्मॉल हैं। और आपको मैंने अभी भी पढ़ाया क्या, द मॉलिक्यूल्स इन द एयर स्कैटर ब्लू पार्ट ऑफ द सनलाइट मच मोर देन दे स्कैटर रेड लाइट। रेड लाइट से ज़्यादा ये ब्लू लाइट को ही स्कैटर करते हैं, क्योंकि इनका साइज जो है बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ओनली अ लिटिल ऑफ द ब्लू लाइट प्रेजेंट इन वाइट सनलाइट is scattered by the atmosphere, which makes the sky appear blue. Most of the blue light remains behind unscattered, due to which the composition of sunlight remains almost unaltered. And due to this reason, the direct sunlight coming through the blue sky still appears to be white. ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका था, इसलिए मैंने जस्ट थोड़ा सा आपको। आप देखिए एक और चीज़ आप बोल सकते हैं कि सर, मैंने अभी यहाँ पर लिखा भी है, एयर मॉलिक्यूल्स रेडिएट वॉयलेट एंड ब्लू लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस सैचुरेटिंग द स्काई। वॉयलेट टर्म मैंने यहाँ पर यूज़ की कलर के लिए, लेकिन बोला है कि स्काई ब्लू है, फिर वॉयलेट क्यों नहीं है, उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न क्या है, द मिड डे स्काई अपीयर्स ब्लू रादर देन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड वॉयलेट बिकॉज our eyes are more sensitive to blue light than to the violet light. I'm sure कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपको फिर से बता दूं, और समझने वाली चीज़ है। इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से इसको समझना है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं, अगर सपोज करिए अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं होता, आप देख रहे हैं ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सूर्य है, हमारी पृथ्वी है, सूर्य से लाइट आ रही है और ये पृथ्वी आपको ग्लो करती हुई दिखाई दे रही है। तो स्काई जो है वो तो डार्क है, आप देखिए स्काई डार्क है। ठीक है जी, आप ये देख रहे होंगे, ये नाइट स्काई है, ये पूरा नाइट स्काई है। ओके, तो नाइट स्काई इतना डार्क क्यों है, उसका भी रीज़न है। आउटर स्पेस में क्या होता है, द स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू, और उसका रीज़न है कि बाहर जो हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, मीडियम नहीं है। ठीक है, इन दैट केस नो लाइट फ्रॉम द स्काई वुड हैव एंटर्ड आवर आइज एंड द स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क एंड ब्लैक टू अस। अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अर्थ में भी ऐसा ही होना था। अर्थ जो है उसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं देना था, क्योंकि हर तरफ आपको केवल अंधेरा ही दिखना था। मैं फिर से बता दूं, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता हमारे अर्थ पर, जैसा कि स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, तो क्या होना था, तो देयर वुड हैव बीन नो स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट एट ऑल। जैसे स्पेस में कोई स्कैटरिंग नहीं होती, इसीलिए स्पेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये स्पेस की फिगर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अंधेरा है, यहाँ पर देखिए अंधेरा है, यहाँ देखिए ये भी तो अंधेरा ही है। ओके, तो स्पेस कुछ इस तरह से है, लेकिन हमारी अर्थ जो है उसमें कुछ इस तरह के नज़ारे हमें दिखाई देते हैं दिन के वक्त। ठीक है ना, तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ब्लू कलर इसलिए दिखाई देता है, उसका तो मैंने आपको रीज़न बताया। ब्लू कलर का रीज़न जो है वो ये है कि मॉलिक्यूल्स इन द एयर स्कैटर ब्लू पार्ट ऑफ द सनलाइट मच मोर देन
दे स्कैटर रेड लाइट। ये डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। ये सूर्य है, बहुत सारे पार्टिकल्स यहाँ एटमॉस्फेयर में मौजूद है, लेकिन जब भी सनलाइट इन पार्टिकल्स से को स्ट्राइक करता है, इन पार्टिकल्स को स्ट्राइक करता है, तो स्कैटरिंग जो है ठीक है, ब्लू लाइट की होती है। लिटिल ऑफ ब्लू लाइट स्कैटर्ड, लिटिल ऑफ ब्लू लाइट स्कैटर्ड, लिटिल ऑफ ब्लू लाइट स्कैटर्ड, एंड द स्काई अपीयर्स ब्लू। ओके, लेकिन अगर मीडियम नहीं होता, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो कुछ इसी तरह का आकाश हमें, या धरती जो है हमें कुछ इसी प्रकार की दिखाई देती, बिल्कुल अंधेरे में डूबे हुए। देखिए अंधेरा है यहाँ पर देखिए स्पेस में पूरा अंधेरा है, ठीक है, कुछ इसी तरह की हमें दिखाई देती। अब हम बात करते हैं व्हाई द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज के समय, सनसेट के समय हमें सूर्य जो है सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय रेड क्यों दिखाई देता है, उसका भी रीज़न है। आप देखिए, रीज़न तो वही होगा जो पिछले केस में हमने स्टडी किया, स्काई क्यों ब्लू होता है। अब यहाँ पर हम ब्लू कलर के बारे में बात नहीं करेंगे, हमें बात करनी पड़ेगी रेड कलर के बारे में। तो देखिए, इन द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग पॉल्यूटेंट्स एंड अदर एलिमेंट्स विच एक्ट एज, आप देखिए सेम बातें जो है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है जी। सनराइज के वक्त क्या होता है, मोस्ट ऑफ द, उस समय तक क्या होता है, एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर प्रेजेंट इन सनलाइट हैज बीन स्कैटर्ड आउट and away from our line of sight, leaving behind mainly red color in the direct sunlight। इसको इस तरह से आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और वो क्या है, आप देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर जब सूर्य जो है बिल्कुल आपके सिर के ऊपर होता है, तो आप में, ये आप हैं, ठीक है, आप में और इसके बीच का डिस्टेंस जो है बहुत कम होता है। लेकिन जब ये हराइजन पर होता है, कहीं ईस्ट में या वेस्ट में होता है, तो ये डिस्टेंस जो है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, आप देख सकते हैं। तो इस समय क्या होता है, आप देखिए इस जर्नी में, मतलब यहाँ पर दूरी से, आप देखिए फिर से, यहाँ पर एक डिस्टेंस को कवर करके लाइट को आना है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्टेंस को कवर करके लाइट को आना है। लेकिन यहाँ पर जब आप देखते हैं तो डिस्टेंस कम है। तो इस डिस्टेंस में ये जो जर्नी लाइट की है, इन दिस जर्नी द शॉर्टर वेवलेंथ्स ऑफ लाइट्स आर स्कैटर्ड आउट। जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट हैं वो दे आर स्कैटर्ड आउट, एंड ओनली लॉन्गर वेवलेंथ्स आर एबल टू रीच आवर आइज। हमारी आंखों तक केवल जो लंबी वेवलेंथ की लाइट्स हैं वही पहुंच पाती है। तो सिंस ब्लू कलर हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ एंड रेड कलर हैज अ लॉन्गर वेवलेंथ, द रेड कलर इज एबल टू रीच आवर आइज आफ्टर द एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो यही रीजन होता है कि यहाँ पर क्या होता है, हमें सूर्य जो है वो हमेशा लाल ही दिखाई देता है। एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, व्हेन द सन इज नियर द हराइजन, सनलाइट हैज टू ट्रेवल ग्रेटेस्ट डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से एक बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करके हम तक सनलाइट को पहुंचना होता है। और ये लंबी जर्नी जो है उसको कवर करते वक्त क्या होता है, ज्यादातर जो शॉर्टर वेवलेंथ की ब्लू कलर लाइट होती है वो इट इज स्कैटर्ड आउट, ठीक है ना। इस रास्ते में, इस जर्नी में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू कलर प्रेजेंट इन इट इज स्कैटर्ड आउट। सो द लाइट रीचिंग अस डायरेक्टली फ्रॉम द राइजिंग सन और सेटिंग सन कंसिस्ट्स मेनली ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ लाइट। और लॉन्गर वेवलेंथ लाइट में हम रेड कलर की बात करते हैं कि रेड कलर जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ है ना, ड्यू टू विच द सन अपीयर्स रेड, ठीक है, इन बोथ केसेस, इन सनराइज, ड्यूरिंग सनराइज एंड ड्यूरिंग सनसेट टू। सनराइज और सनसेट के वक्त सूर्य का डिस्टेंस हमसे जो होता है वो ज्यादा होता है। इस समय में लाइट को ज्यादा डिस्टेंस कवर करके हम तक पहुंचना होता है। और इस रास्ते के दौरान क्या होता है, ज़्यादातर जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट जो होती है वो स्कैटर आउट हो चुकी होती है और हम तक केवल लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट यानी कि रेड कलर जो है वही पहुंच पाती है, जिसके कारण हमें क्षितिज जो है
या क्षितिज में मौजूद सूर्य जो है, हराइजन पे मौजूद सन जो है, वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है। लेकिन आप सोचिए ज़रा, जब यही सन जो है इट इज ओवरहेड इन द स्काई, तब क्या होता है? तब यही सन जो है हमें वाइट दिखाई देता है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, जब सन जो है वो हराइजन में होता है, ठीक है, इट इज नियर द हराइजन, तो ये हमें कैसा दिखाई देता है? ये रेड दिखाई देता है। लेकिन जब ये ओवरहेड होता है तो वाइट दिखाई देता है। इसका रीज़न क्या है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। आई एम श्योर कि आपको ये बात जो है वो अच्छे से समझ आ चुकी होगी। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम बात करते हैं डेंजर सिग्नल्स आर रेड, उसका रीज़न क्या होगा, क्यों डेंजर सिग्नल्स जो है वो रेड होते हैं। ठीक है जी, ये आप खुद पढ़ेंगे। इसके अलावा आप एक और चीज़ पढ़ेंगे, और वो क्या है मैं फिर से बता देता हूँ, वो है वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, यानी कि क्लाउड्स का कलर जो है वाइट क्यों होता है, ये भी आपको पढ़ना है। तो दो चीज़ें आपने पढ़नी है, एक तो वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स के बारे में आपने पढ़ना है, दूसरा आपने डेंजर सिग्नल जो है वो रेड क्यों होते हैं ये आपने पढ़ना है। ये आपकी असाइनमेंट है जो आप करके रखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आज आपको कोशिश की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने की, और वो टॉपिक था स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड। फिर टिंडल इफेक्ट मैंने आपको समझाया, फिर मैंने रिलेज कंसेप्ट के बारे में आपको बताया, रिलेज कंसेप्ट कहाँ पर एप्लीकेबल होता है ये बताया, फिर मैंने आपको रीज़न बताया स्काई के ब्लू होने का, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि सनसेट और सनराइज के वक्त जो है वो सन जो है वो रेड क्यों दिखाई देता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमारी अर्थ जो है वो किस तरह से दिखाई देती, इसी तरह से दिखाई देती जिस तरह से आप देख पा रहे हैं ना, ये स्पेस है। स्पेस जो है उसमें आपको, ठीक है, यहां पर सूर्य चमक रहा है नो डाउट, लेकिन पृथ्वी आपको ग्लो करते हुए दिखाई दे रही है। स्पेस तो काला है ना, अंधेरा है वहां पर तो। ठीक है, तो पृथ्वी भी कुछ इस तरह की होनी थी, सन चमक रहा होना था लेकिन पृथ्वी में तब भी अंधेरा ही होना था। ओके, और मैंने आपको बताया कि वाई द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। और इसके अलावा आपके लिए जो मैंने काम छोड़ा है वो ये है, डेंजर सिग्नल्स आर रेड, वाई। ओके, और इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ बोली जो आपको खुद करनी चाहिए, और वो ये है कि जो क्लाउड्स हैं दे आर वाइट, है ना, ये आपने खुद करना। तो देखिए एक पिक्चर में भी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये जो पिक्चर थी यहाँ पर आप देखिए, ये क्लाउड्स जो है वाइट है, ये क्लाउड्स जो है वाइट हैं, आप देख रहे हैं क्लाउड्स जो है वाइट हैं, क्लाउड्स जो है वाइट है। स्काई ब्लू है लेकिन क्लाउड्स वाइट हैं, स्काई ब्लू है लेकिन क्लाउड्स वाइट हैं। ओके, आप देख पा रहे होंगे। तो इसका भी उत्तर आपको खुद देना है, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। आई एम श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ आए होंगे। अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।